बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 मई और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि क्या चौधरी निज़ामुद्दीन अब मार्शाला लगाने जा रहे हैं कि नहीं। पाकिस्तान के बहुत सारे दानश्वर, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पंडित, कुछ उनमें से कह रहे हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन मार्शाला लगाने के बिल्कुल करीब हैं और कुछ कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी मार्शाला नहीं लगाएंगे। इस सिलसिले में अगर हम देखें तो नजम सेठी का तज्जिया ये है कि जजेस को पहले डराया जाएगा, रोका जाएगा। सबसे ज़्यादा नजम सेठी के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो इस टाइम चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए पैनिक है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, वो 6 जजेस के ख़त के बाद जो जुडिशरी का रवैया है, जिस तरीके से जुडिशरी मैदान में आ गई है और वो अब चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर जाली झूठे केसेस में लोगों को मज़ीद सज़ाएं नहीं देना चाहते, उनकी ज़मानतें मज़ीद रिजेक्ट नहीं करना चाहते, वो जाली झूठे केसेस को मेरिट पर सुनना चाहते हैं। और इस चीज़ ने चौधरी निज़ामुद्दीन की रात की नींदें उड़ा दी हैं और तमाम इख्तियार और तमाम जो उन्होंने इस वक्त अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, चौधरी निज़ामुद्दीन ने एक डिक्टेटर बने हुए हैं पाकिस्तान में, उनके हाथ से ये ताकत उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही है, निकल रही है। इन हालात के अंदर नजम सेठी साहब का ख्याल ये है कि पहले जजेस को समझाया जाएगा, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा। अगर वो बाज ना आए तो पहले एमरजेंसी लगाई जाएगी, मीन सेमई मार्शाल्लाह किस्म की कोई चीज़, और अगर फिर भी जजेस काबू ना आए तो फिर हतमी तौर पर मार्शाल्लाह लगाकर अदालतें बंद कर दी जाएंगी, उनके हकूक सलब कर लिए जाएंगे। तो एक तज्जिया तो ये है। दूसरा तज्जिया डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, जिनका तज्जिया आपको पता है अमूमी तौर पर दुरुस्त होता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पिछले दिनों में जो प्रिडिक्ट की, आने वाले महीनों में वो दुरुस्त निकलती रहीं। तो उनके तज्जिए को भी बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी एक मौसर तज्जिया देते हैं। उनका तज्जिया इन हालात के अंदर ये है कि नहीं, पाकिस्तान में चौधरी निज़ामुद्दीन इस वक्त मार्शाल्लाह नहीं लगा सकते। ख़जाने के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मखदूश हैं और जो मकबूलियत है, कंट्रोल है चौधरी निज़ामुद्दीन का चीज़ों पर, वो भी बहुत ढीला पड़ गया है। वो भी अब उनके उस तरह से चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं। तो इन हालात के अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं वो मार्शाल्लाह नहीं लगा सकेंगे। ये कहना, मानना या ये एनालिसिस है मोईद पीरज़ादा साहब का। अब आप जानना चाहेंगे कि मेरा तज्जिया इसके ऊपर क्या है। तो इस तज्जिए को अगर हम देखें तो दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, जिससे आपको समझ आएगी कि आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में चौधरी निज़ामुद्दीन क्या करने जा रहे हैं। देखिए, चौधरी निज़ामुद्दीन ने अभी तक जो कुछ किया, मुस्तकबिल का हाल देखने के लिए हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप ऑन पेपर देखें तो पाकिस्तान में जो माजी में मार्शाल्लाह लगती रही हैं, वो हमेशा उस वक्त लगती रही हैं जब मुल्की ख़जाने में पैसे थे, आसूदगी थी, और चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा पैसे तो हैं, एकदम मार्शाल्लाह लगाओ और ये पैसा अवाम के ऊपर लुटाओ, अवाम की ज़िंदगी को थोड़ी कंफर्ट दो, ताकि अवाम कहे देखें वो पॉलिटिकल आदमी जो बैठा हुआ था उसने तो जीना हराम किया हुआ था, ये डिक्टेटर आया, कम से कम थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हुई है, थोड़े से जो अखराजात हैं वो करने में अब आसानी हुई है। तो लोग फिर मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं डिक्टेटर्स के, और पॉलिटिशियंस के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। फिर 2-3 साल का वक्त गुजरता है और लोगों को एहसास होता है कि वो सारी की सारी जो ट्रेलर था बहुत शॉर्ट टाइम था, और अब तो पहले से भी बदतर हालात कर दिए हैं इस डिक्टेटर ने। फिर वो उसके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और यूं 7-8 साल के बाद वो मुशर्रफ साहब हों, वो भले अयूब खान साहब हों, वो भले ज़ियाउल हक हों, वो फिर 7-8 साल गुजरने के बाद उनसे जान छुटती है। अब अगर उन हालात को सामने रखें तो फिर ये नज़र आएगा कि अगर चौधरी निज़ामुद्दीन दूरअंदेशी से चीज़ों को देखें, इस टाइम पाकिस्तान के ख़जाने को देखें, पाकिस्तानी मुल्की हालात को देखें, और सबसे बड़ी बात उनकी जो चौधरी निज़ामुद्दीन की इस टाइम पब्लिक परसेप्शन और रेपुटेशन है, अगर उसको देखें, पब्लिक के अंदर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है उसको देखें, तो उस हिसाब से तो चौधरी निज़ामुद्दीन को ख्वाब में भी मार्शाल्लाह लगाने का नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो मार्शाल्लाह लगाएंगे इस बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, नंबर 1, नंबर 2, इस बदतरीन उनकी जो नेगेटिव अप्रूवल रेटिंग है उसमें, मीन अवाम जो है उनके साथ किसी सूरत एसोसिएट होने को तैयार नहीं है, और अवाम हर सूरत उनको रिजेक्ट करे बैठी है हर चीज़ में। यहाँ तक कि अब मामला जो है वो ख्वाजा सराओं तक पहुँचा हुआ है। जजेस खड़े हो गए, ख्वाजा सरा भी कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जो है वो भी कह रही है कि आपने हमें जिस तरह से थाने में आकर मारा वो दुरुस्त नहीं। मतलब हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग
बच्चे, बूढ़े, औरतें सब तौबा तौबा कर रहे हैं। तो इन हालात में लग नहीं रहा पेपर के ऊपर कि चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो मार्शल लॉ लगाएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पर मैं मोहित पीरज़ादा साहब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, और वो ये करूँगा कि आपको कहाँ से लगता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन सोच के फ़ैसले करते हैं। अगर चौधरी निज़ामुद्दीन वाकई किसी मंतक के साथ फ़ैसले करते, सोच के फ़ैसले करते, तो जब उन्होंने वो साजिश कर ली थी इमरान खान की हुकूमत गिराने की, और उसके बाद अवाम अगले ही दिन निकल आई थी और अवाम ने जिस भरपूर तरीके से उन्हें कंडेम किया और जवाब दिया, अगर किसी मंतक के साथ ये फैसले करते होते तो आपको नहीं लगता कि उसी वक्त रुक जाते और वहीं पर रुककर अपने फैसले को पर नज़रसानी करते? क्या इन्होंने वो किया? नहीं, इन्होंने अपने लिए और कौम के लिए मजीद गड़ा खोदा। हर रोज़ गड़ा खोदते जा रहे हैं और उसमें खुद भी गिरते जा रहे हैं और कौम को भी गिराते जा रहे हैं। तो जब आप ये एनालिसिस करते हैं कि इन हालात में जब मईशत जो है वो मजबूत नहीं है, ख़जाना खाली है, रेपुटेशन निज़ामुद्दीन की ठीक नहीं है पब्लिक में, तो शायद निज़ामुद्दीन जो है वो मार्शल लॉ ना लगाएं। तो मैं यहाँ उनसे डिसएग्री इसलिए करता हूँ मोहित साहब से कि ये तो वो करेगा जो बंदा किसी फहम से, मंतक से, अकल से, किसी फार्मूला से, कुलिया से, किसी इंक्लूसिव अप्रोच से, किसी डिस्कशन से कोई फ़ैसला करे। यहाँ तो फ़र्द वाहद के फ़ैसले हैं। अगर इनसिक्योर फील किया तो मार्शल लॉ लगा लेंगे और कहेंगे बाद में जो होता है वो देखा जाएगा। अभी भी तो वो एडहॉक पॉलिसी के ऊपर ही पाकिस्तान चला रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं कि ये करके देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। कुछ करते हैं, उससे गालियाँ पड़ती हैं, उसको करना छोड़ देते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। वो करते हैं, वहाँ से आवाम बुरा बुरा कहती है, उसको छोड़ देते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक जो भी फैसले किए गए, क्योंकि उनमें मंतक इस्तेमाल नहीं की गई, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए मैं इस वक्त हतमी तौर पर यह नहीं कह सकता कि मार्शल लॉ लगाएंगे कि नहीं। लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये मजबूर हुए और जजेस वाकई तगड़े तरीके से खड़े हो गए तो फिर इन्होंने डर जाना है और डरे हुए उन्होंने मार्शल लॉ लगा देनी है। ये कोई बहादुरी की अलामत नहीं होनी। इन्होंने जब अपना अंजाम करीब देखना है तो फिर इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तो मेरे ख्याल में 60-70%, हतमी 100% चांसेस तो नहीं है, लेकिन 70% के करीब चांसेस हैं कि हालात जिस तरफ को जा रहे हैं चौधरी निज़ामुद्दीन शायद मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करें। लेकिन आफ्टर सेइंग दिस मैं आपको ये कह देता हूं कि कामयाब नहीं होंगे। अगर लगाएंगे भी तो नाकाम होंगे, क्योंकि अवाम में अप्रूवल रेटिंग नहीं है और साथ साथ ख़जाना खाली है। लेकिन ये कहना कि चौधरी निज़ामुद्दीन मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो किसी अकल, फहम, मंतक और फार्मूला के तहत ये फैसला करेंगे, इससे मैं अग्री नहीं करता। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ब्रसल्स के, बेल्जियम के शहर ब्रसल्स से रखनी है। आज यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौसर अवामी एहतजाज किया, जिसमें आवाज़ बुलंद की जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ, इमरान खान के साथ, उसके ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ बुलंद की। इसी तरह का एक मुजाहरा जो है वो कल डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में भी हुआ और वहाँ पर भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आए। यहाँ ब्रसल्स के अंदर भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आए। मुझे इन दोनों मुजाहरों के अंदर शमूलियत करने का मौका मिला, लोगों से मिलने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और मेरे लिए जो खुशगवार हैरत थी वो ये थी कि पिछले 1 साल में चौधरी निज़ामुद्दीन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हर तरीके से डराया कि अगर आप इमरान खान के किसी मुजाहरे में गए तो आपका नाम लिस्टों में डाल दिया जाएगा, जैसे ही आप पाकिस्तान जाएंगे आपको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मैंने दोनों मुजाहरों में ये देखा कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद तशरीफ़ लाई और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डरने से, निज़ामुद्दीन के इस जो धमकियां हैं उनसे डरने से इनकार कर दिया और बड़ी तादाद में शमूलियत करके इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद की और ये वाज़े पैगाम दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ब्रसल्स में तो ये एहतजाज यूरोपियन पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब हुआ और इसी तरीके से डेनमार्क में जो एहतजाज हुआ वो डेनिश पार्लियामेंट के करीब हुआ। तो इन एहतजाज से कम अज़ कम इन मुल्कों के जो इनकी गवर्नमेंट्स हैं या इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें कम अज़ कम ये ज़रूर पता चलता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो किस तरफ खड़ी है और वो चौधरी निज़ामुद्दीन को रद्द कर रही है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये कहा है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं। पीटीआई बताए उन्होंने किससे मुज़ाकरात करना है। जनाब, आपके जो हालात हैं, आप तो रेंटे कार की तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हर चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं। आप तो सहाफ़ियों के जो बिल आया है अभी हत्ते के इज़्ज़त का पंजाब में, एक तरफ एक शाम आप बयान देते हैं कि हम इस बिल के साथ नहीं हैं, पहले आपके 5 MPA उसे अप्रूव करते हैं,
उसके बाद आप बयान देते हैं हम इस बिल के साथ नहीं है, उसके अगले दिन कायरा साहब कहते हैं मैंने पढ़ा नहीं लेकिन मैं इसे डिफेंड करूंगा। तो आप लोगों की अपनी सियासी हैसियत कुछ है नहीं। आप तमाम इंक्लूडिंग आप खुद भी फॉर्म 47 पर जीते हुए आप तमाम के तमाम लोग हैं और आपके पल्ले सियासी ताकत है नहीं, तो आप तो तैयार ही बैठे हैं, आपको तो जो चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहना आपने वो करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत आपके साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो बैठेंगे तो इसमें अपना नुकसान करेंगे। अगली खबर जी, कानून का नया मजाक, शाह महमूद कुरैशी की अब 9 मई की केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। हालांकि वो 9 मई में कराची में थे, उनकी अहलिया बीमार थी, उनके इलाज के सिलसिले में वो कराची में मौजूद थे, लेकिन उनकी जो है वो गिरफ्तारी उसमें डाल दी गई है। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि फ़लस्तीन से अज़हार यकजहती के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, उसकी सेरेमनी का बायकाट किया। ये वंस इन अ लाइफ टाइम होती है ये सेरेमनी, लेकिन स्टूडेंट्स ने अपने असूलों पर, अपनी कन्विक्शन पर उस ग्रेजुएशन सेरेमनी से वॉकआउट किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जब एहतजाज हो रहा था तो एक फ़ौजी अफसर जिसने शराब पी रखी थी उसने 2 मुजाहिरीन को अपनी गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया। अभी तक वो फौजी अफसर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि अब उसका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, उसे आम सिविलियन अदालत के अंदर पेश नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, अगला अगला सवाल है, खबर है अदनान आदिल, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इनको ज़रूर सुना कीजिए, ज़रूर पढ़ा कीजिए, ट्विटर पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, कन्विक्शन के साथ लिखते हैं, अच्छी तहकीकाती सहाफ़त करते हैं। अदनान आदिल इनका नाम है। इन्होंने ये सवाल उठाया है कि इंडिया में घरेलू सार्फ जो है उसे पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्जन करने के बाद, क्योंकि एक इंडियन रुपया जो है वो पाकिस्तान के 3.32 मतलब तकरीबन 3.25 साढ़े 3 रुपए के बराबर है, तो ये कन्वर्जन करने के बाद, पहले नहीं बाद, इंडिया में एक घरेलू सार्फ को बिजली का 1 यूनिट 26 रुपए पाकिस्तानी में पड़ता है। इंडिया के तो ये आप कह सकते हैं कि कोई 7-8 रुपए होंगे इंडियन, लेकिन पाकिस्तानी 26 रुपए के करीब पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये यूनिट जो है वो 75 रुपए तक पड़ता है। तो अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मारूजी हालात भी वैसे ही हैं, जोग्राफिक हालात भी वैसे ही हैं, पानी से रिलेटेड चीज़ें भी वैसी हैं, इन्वायरमेंट भी वैसे ही है, टेम्परेचर्स भी वैसे ही हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ कोई शरीफ फैमिली नहीं थी, वहाँ कोई जरदारी नहीं था जिसने बिजली घरों के अंदर से किकबैक्स लिए और महंगे मंसूबे लगाए हों, वहाँ कोई ऐसा निज़ामदीन नहीं जो इन चोरों को एनआरओ देता और लाकर बिठाता है, इसलिए वो 26 रुपये का यूनिट ख़रीद रहे हैं और आप 75 रुपये का। और अब आपको समझ आई, जब आप आज से 4-5 साल पहले जब इमरान खान आपको कहते थे कि करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप कहते थे करप्शन आम आदमी का मसला तो है नहीं, तो बड़े लोग करते हैं, सरकारी माल खाते हैं, हमें इससे क्या लेना देना। अब आपको समझ आई कि जब करप्शन होती है तो आपका लेना देना, आपकी जेब से पैसे जाते हैं, दुगने नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना तक आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो निकलवाए जाते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो नजम सेठी साहब ने फिर एनालिसिस दिया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने जो बजट वफाक से पहले पेश कर दिया है वो एक ब्रिलियंट मूव है, क्योंकि अब उन्होंने जो तखमीना रख दिया है, जो अखराजात रख दिए हैं, जो अपना बजट रख दिया है, उसके बाद अब फेडरल गवर्नमेंट मजबूर हो गई है कि वो केपीके को वो पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उनके बजट को अब अकामोडेट करना पड़ेगा। अब इस पर बहुत सारे लोग नाकदीन भी हैं, जैसे हमने कल कहा था, लेकिन कहीं पर पाकिस्तान के आइन कानून में किसी सूबे को ये ममानत नहीं है कि वो वफाक से पहले बजट दे या बाद में दे। असूली तौर पर भी सूबों को पहले देना चाहिए, बाद में वफाक को देना चाहिए। पाकिस्तान में उल्टी गंगा जो है वो बह रही है। बहरहाल नजम सेठी के मुताबिक ये एक अच्छी मूव थी, हम भी इससे एग्री करते हैं, ये अच्छी मूव थी और फेडरल गवर्नमेंट को अब केपीके का जो ड्यू शेयर है वो देना पड़ेगा, उसके बगैर शायद ये निकल ना सकें। अच्छा जी, अगली खबर सुहेल वड़ाइच साहब का जो है वो एक कॉलम है जिसमें उन्होंने कहा है कि बराए करम हर कोई अपनी हद में रहे, अपने जमहूरी और आइनी इख्तियार से बढ़ना सरासर गलत है, चाहे कोई बड़ा तारड़ हो, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कह रहे हैं, या कोई अहम वाडा हो, फैसल वाडा को कह रहे हैं, मामूर मिनल्ला हो, और या पिसरे सत्तार हो, मीन बाबर सत्तार साहब के बेटे पिसरे सत्तार। अब ये वो माजरत के साथ सुहेल वड़ाइच साहब बड़े मोहतरम हैं, लेकिन ये वो इंटेलेक्चुअल बदयांती है जो हम ऑफन करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पहुँचा। देखिए उन्होंने किस तरीके से एक बेज़रर सा कालम अपनी तरफ से लिखा है
और अपनी तरफ से सुलह जोई और अपनी तरफ से एक ऐसा माहौल बनाया कि आएँ भई आएँ, सारे सुलह कर लें, सब जो है वो आईनी हदूद में रहें, सब अच्छे-अच्छे काम करें। तो ऑन सरफेस ऑफ दैट यही लगता है कि एक आइन पसंद, एक असूल पसंद, एक सुलह पसंद बंदे ने ये लाइनें लिखी हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में बहुत ही, मैं यही कहूँगा कि बहुत ही बदकिस्मती से बहुत ही ख़तरनाक वारदात डाली है यहाँ सुहेल वड़ाइच साहब ने। उन्होंने एक तरफ सज़ा याफ्ता, जिनको बाद में माफ़ी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, याद कीजिए जब फैसल वाडा साहब ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दोहरी शहरियत छुपाने के जुर्म में। और दूसरी तरफ आप याद कीजिए कि तारड़ साहब ने किस तरीके से जजेस को धमकियां लगाई। एक तरफ ये दो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आजकल स्पोक्स पर्सन हैं, और दूसरी तरफ वो जजेस हैं जिन्होंने ख़त लिखे हुए हैं कि उनकी बीवियों के साथ उनके जो प्राइवेट लम्हात हैं उनकी वीडियो फिल्म बनाई गई हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा के करंट लगाया गया, उनके घरों में बम फेंके गए हैं। और देखिए कि किस तरीके से बाबर सत्तार साहब को और अतर मिन्ला को आज़म नज़ीर तारड़ और वाडा के बराबर खड़ा कर दिया है हमारे मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब ने। इसको बारीक कार्रवाई कहते हैं। इसे मैं माजरत के साथ कहूँगा कि ये इंटेलेक्चुअल बददयांती है कि उन्होंने एक ही रंग में रंग दिया है ताकि इसका फ़ायदा आज़म नज़ीर तारड़ को और फैसल वाडा को होगा। मीन जजेस को भी बुरा कह दिया है, उनको भी बुरा कह दिया। ये नहीं देखा कि हक पर कौन है, सच्चा कौन है। सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि सबको एक ही पेंट के ब्रश से ब्रश कर दे। सहाफ़ी का काम यह है कि अपना एनालिसिस दे, खबर दे और बताए कि कौन हक पर है और कौन गलत है अपने एनालिसिस के थ्रू। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो ये है कि ख्वाजा सराओं ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वगैरह से हुकूमत नहीं संभाली जा रही तो हम ख्वाजा सराओं को दे दें। ये चिड़िया बलोच जो ख्वाजा सरा है उन्होंने ऐलान किया। क्या कहती हैं वो, सुनिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैडम चिड़िया बलोच फ्रॉम चनियोट से। मैडम काजल की स्टूडेंट शीमेल। मैं एक फ़नकार, हम अपना कमाते हैं। देखिए आजकल तो वैसे भी इतने फंक्शन नहीं आ रहे, 1000 हो 2000 हम तो कमा के सोते हैं, ठीक है ना। हम ख्वाजा सर हैं, शीमेल, हमने अपनी भी ज़िंदगी गुजार। हमारे नहीं हालात ख़राब, पूरे मुल्क के ही हालात ख़राब हैं कि सिर्फ हमारे हों। लेकिन बिजली के बिल देखें ना, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, इतने आ रहे हैं, कैसे सब अपना पूरा करें। हम लोगों ने तो अपने घर वगैरह के भी अखराजात पूरे करने होते हैं, हमने आपस में भी पैसे वगैरह बांटने होते हैं, सौ ज़रूरियात होती है, फिर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। देखें ये अच्छी बात तो नहीं ना है। तो अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, नवाज शरीफ हमें दें, हम संभालते हैं। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? जी आपने सुन लिया, उन्होंने जो मुल्की हालात हैं, जिस तरीके से फ़ौज थाने में जाके पुलिस को मार रही है, पुलिस ख्वाजा सराओं से जूते खा रही है, उसके बाद जो कुछ हो रहा है मुल्क पूरे के अंदर, जिस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत एक्ट कर रही है, मरियम साहबा की हुकूमत एक्ट कर रही है, नवाज शरीफ साहब एक्ट कर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं, इन सारे हालात में ख्वाजा सराओं ने कहा कि लग नहीं रहा। और हमारी SIFC फेल हो गई है, इन्वेस्टमेंट आनी थी 100 अरब की, वो नहीं आई। IMF आंखें दिखा रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, बिजली ऊपर जा रही है, गर्मी की शिद्दत में लोगों को बिजली नहीं मिल रही, अशियाए खुर्दोनेश नहीं मिल रही। तो उसमें जो चिड़िया बलोच हैं वो ख्वाजा सरा हैं, उन्होंने अपने बिजली के बिल दिखाए हैं और बताया है कि उनके पास अब पैसे नहीं रहे बिजली के बिल अदा करने के, बहुत मजबूर हो गए हैं ख्वाजा सराबी, और अगर आपसे हुकूमत नहीं चलती तो हमें दे दें, हम चला लेंगी। क्योंकि हमलों में भी तो ख्वाजा सराओं को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना अब मुखालफिन पर, तो हुकूमत भी इन्हीं से चलवा लें हजूर। वैसे इतनी कोई बुरी बात, तो बुरा मशवरा तो उन्होंने आपको नहीं दिया। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने कहा है कि तारीख में पहली बार स्मगलिंग में कमी देखने को आई है। मतलब शहबाज शरीफ कुछ भी झूठ बोलते हैं, कभी भी कहीं भी। हालांकि अभी बिजनेस रिकॉर्डर की खबर आपको बताई थी, दिखाई थी, जिसमें आपको बताया था कि किस तरीके से स्मगलिंग में होशरुबा इजाफा हुआ है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ईरानी तेल और दूसरी अशिया में 67% जो है वो स्मगलिंग में इजाफा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अब से 2-3 महीने पहले कराची में एक ऐलान किया था कि ईरानी तेल की स्मगलिंग भी बंद करेंगे और दूसरी चीज़ों की भी। ताजरों के साथ बात करते हुए कराची में ये ऐलान किया था और कामरान खान साहब ने हमें बताया था। लेकिन उसके बाद स्मगलिंग में 67% का इजाफा हुआ है और आज शहबाज शरीफ साहब बहुत ही कन्वीनियंटली जो है वहाँ झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।